Hello everyone, welcome in history class. In the last lecture we had learned chapter number 3 applied history, and in this part of the chapter we had learned about the natural heritage. Then we had learned about the affiliated professional fields. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next part is here, which is about do you know. Then now listen carefully. इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता। तो कोलकाता का जो इंडियन म्यूज़ियम है जिसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं। ओके, द इंडियन म्यूज़ियम एट कोलकाता वाज फाउंडेड बाय द एस्थेटिक सोसाइटी इन 1814 CE। तो 1814 CE में इंडिया के अंदर ये इंडियन म्यूज़ियम जो है वो कोलकाता के अंदर फाउंड किया गया, जो एस्थेटिक सोसाइटी ने फाउंड किया हुआ था। नैथनियल वॉलिच The Danish botanist was the founder of the first curator of the museum। तो इस म्यूज़ियम का जो फर्स्ट क्यूरेटर था, क्यूरेटर मीन्स द कीपर ऑफ द म्यूज़ियम, है ना, जो म्यूज़ियम का कीपर होता है, म्यूज़ियम संभालने वाला होता है, वो कौन था? तो जिनका नाम है नैथनियल वॉलिच। ये जो थे वो डैनिश बॉटनिस्ट थे। तो डैनिश बॉटनिस्ट मतलब क्या? डैनिश मतलब डेनमार्क में रहने वाले जो पीपल हैं उन्हें डैनिश कहा जाता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियन हैं, उसी तरह से डेनमार्क में रहने वाले डैनिश। और बॉटनिस्ट मतलब द पर्सन हु स्टडी अबाउट द प्लांट। तो प्लांट के बारे में स्टडी करने वाले जो होते हैं वो बॉटनिस्ट। तो ऐसा ये पर्सन था जिसका नाम था नैथनियल वॉलिच, जिसने ये मतलब जो इस म्यूज़ियम का फाउंडर और फर्स्ट क्यूरेटर वहाँ पे था। The photograph of the museum seen here is dated to 1905। तो ये जो पिक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं इंडियन म्यूज़ियम का जो कोलकाता के अंदर है वो 1905 का फ़ोटो हम देख रहे हैं। द म्यूज़ियम हैज़ 3 मेन डिपार्टमेंट्स, आर्ट, आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो ये जो म्यूज़ियम है उसके 3 मेन डिपार्टमेंट्स वहाँ पे बताए जाते हैं। जो नंबर 1 है आर्ट, उसके बाद है आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। तो आर्ट आपको पता है जो है कला, उसके बाद आर्कियोलॉजी मतलब जो भी पुराने स्ट्रक्चर है जिसके बारे में ये होता है, और एंथ्रोपोलॉजी मतलब पीपल के बारे में स्टडी वहाँ पे की जाती है। तो ये मेन वहाँ पे 3 मेन डिपार्टमेंट्स वहाँ पे हैं। अदर एफिलिएटेड डिपार्टमेंट्स आर, तो उससे रिलेटेड अदर भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, वो इस तरह से कंजर्वेशन, उसके बाद पब्लिकेशन, फोटोग्राफी, एग्जीबिशन, प्रेजेंटेशन, मॉडल मेकिंग, ट्रेनिंग, लाइब्रेरी एंड सिक्योरिटी। ये इस तरह के रिलेटेड डिपार्टमेंट्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट और एक पार्ट है, देखो यहाँ पे इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, तो जिसमें हम जानते हैं आर्चिव्स के बारे में। आर्चिव्स प्रिजर्व एंड स्टोर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ओल्ड फिल्म्स एक्सेट्रा। तो आर्चिव्स क्या है? जो प्रिजर्व करते हैं, किसे? जो प्रिजर्व और स्टोर करते हैं ओल्ड डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड जो भी कुछ होते हैं उसके बारे में, और उसके बाद जो ओल्ड फिल्म्स हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में प्रिजर्व और स्टोर करने वाली जो चीज़ है उसे आर्चिव्स वहाँ पे कहा जाता है। द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया इज़ इन दिल्ली। तो जो इंडिया की नेशनल आर्चिव्स हैं वो दिल्ली के अंदर है। एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन इट्स आर्कीव्स इंडिपेंडेंटली। तो इंडिया के अंदर जो भी सारी स्टेट हैं, है ना, तो वो अपने खुद के आर्चिव को खुद ही मतलब इंडिपेंडेंटली वहाँ पे मेंटेन करती है। देन आर्चिव्स विथ डिस्टिंक्ट पर्पस। द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल फिल्म आर्चिव्स ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन पुणे, महाराष्ट्र। तो ये जो आर्चिव्स है इंडिया के अंदर, उसकी जो मेन ऑफिस है नेशनल फिल्म आर्चिव्स की, तो वो इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट में, पुणे इस डिस्ट्रिक्ट में है। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1964 एज अ मीडिया यूनिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो ये जो इस्टेब्लिश की थी वो 1964 में की थी। किसने की थी? द मीडिया यूनिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। इन्होंने इट सर्व 3 ऑब्जेक्टिव्स। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स को वहाँ पे सर्व करती हैं। जो फर्स्ट है उसमें
to search and obtain rare Indian films and to preserve the heritage for the benefit of future generation। तो ये क्या करती है कि इसका एक पर्पज़ ये है, एक ऑब्जेक्टिव ये बताया जाता है, सर्च एंड ऑब्टेन रेयर इंडियन फिल्म्स। जो रेयर इंडियन फिल्म्स है मतलब बहुत ही कम ऐसे मिलने वाली जो फिल्म्स है ना, उसे सर्च करना एंड उसे ऑब्टेन करना और उसके बाद उसे प्रिजर्व करना। किस लिए? द हेरिटेज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो फ्यूचर जनरेशन के बेनिफिट के लिए उसे प्रिजर्व करना। टू कैटेगराइज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिल्म्स। तो फिल्म्स के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उन्हें कैटेगराइज करना। टू क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन एंड कैटलॉग्स एंड कैरी आउट रिसर्च इन द फील्ड। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें क्रिएट करना, उसके जो कैटलॉग्स हैं मतलब जो टोटल डिटेल हैं वो वहाँ पे बनाना और उसके बाद रिसर्च वहाँ पे ढूंढ निकालना। इस तरह की फील्ड इसमें है। टू इस्टेब्लिश अ सेंटर फॉर डिसमिनेशन ऑफ फिल्म कल्चर। तो ये जो मतलब फिल्म कल्चर है उसका डिसमिनेशन मतलब टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, टू इस्टेब्लिश द सेंटर फॉर। तो जो फिल्म कल्चर है उसकी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए ये सेंटर वहाँ पे इस्टेब्लिश करना, इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे रखे गए हैं। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं। एवरी फील्ड मेंशन हियर रिक्वायर्स एक्सपर्ट पर्सनल विथ स्पेशलाइज स्किल। तो इस फील्ड में सब एक्सपर्ट ऐसे पर्सन्स वहाँ पे लगते हैं जो किसी स्पेशल ऐसे स्किल में उनके पास कोई स्पेशल ऐसी स्किल हो। तो इसके लिए एग्जांपल दिए गए, देखो फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट्स। तो यहाँ पे आर्किटेक्ट्स होते हैं, उसके साथ साथ इंजीनियर्स, उसके बाद हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, उसके बाद म्यूज़ियम क्यूरेटर्स, उसके बाद सोशियोलॉजिस्ट, देन आर्क्यू मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, लीगल एक्सपर्ट्स और स्किल फोटोग्राफर्स। ऐसे सारे जो स्किलफुल पीपल हैं वो वहाँ पे लगते हैं। देन ऑफ कोर्स दिस इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट। तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट है। दैट मीन्स द मेन पीपल और द ऑफिसर्स लिस्ट इज हियर। दैट मीन्स द अदर पीपल आर ऑल्सो एग्जिस्ट देयर हु आर वर्क अंडर देम। दैट मीन्स अंडर द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो रिप्रेजेंटेटिव्स के अंडर में काम करने वाले अदर भी पीपल वहाँ पे होते हैं। द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम मैनी मोर फील्ड्स इज़ रिक्वायर्ड। तो बहुत से सारे फील्ड में से जो एक्सपर्ट पीपल हैं वो यहाँ पे लगते हैं। दिस एक्सपर्ट्स नीड टू हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ द एंशिएंट साइट्स। तो एंशिएंट साइट्स का एडुकेट नॉलेज, पर्याप्त ऐसा जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो उन एक्सपर्ट्स के पास चाहिए होता है। द हिस्टोरियंस बैकग्राउंड ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रक्चरल रिमेन। जो भी सारे स्ट्रक्चरल रिमेन्स है उनका हिस्टोरियल जो बैकग्राउंड है वो उन्हें पता होना चाहिए। जैसे कि कोई किला है ना, वो एक स्ट्रक्चरल रिमेंट है, फोर्ट, तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में उनको पता होना चाहिए। एंड आर्ट फैक्ट्स, जो भी आर्ट फैक्ट्स हैं उसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। वहाँ पे किस तरह की आर्ट या किस तरह के मतलब आर्किटेक्चर वहाँ पे बनाए गए हैं वो उसके बारे में भी और डिटेल इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट वेरियस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस पर्सनल्स। तो ऐसे स्किलफुल जो पीपल हैं उनके लिए वहाँ पे जो भी मतलब अपॉर्चुनिटी उनके पास होती है किसकी, तो वहाँ से कुछ अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी उनके पास होती है। दिस इज़ इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट द रोल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री इन पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हमने इस लेसन में क्या पढ़ा कि अप्लाइड हिस्ट्री जो पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है अप्लाइड हिस्ट्री का, वो वहाँ पे पढ़ा फॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। किस लिए, तो हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट है उसे समझने के लिए, है ना। इस प्रोग्राम के बारे में हमने ट्रेनिंग वहाँ पे समझ ली। फॉर क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस रिगार्डिंग द कंजर्वेशन।
उसके बाद एक सोशल अवेयरनेस हमें यहाँ पे आता है किसके बारे में कि ऐसी सारी चीज़ों का मतलब जो नेचुरल और कल्चरल ऐसे हेरिटेज हैं उनका कंजर्वेशन वहाँ पे होना चाहिए, उसका अवेयरनेस हमने यहाँ पे जाना। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, तो नेचुरल और जो कल्चरल हेरिटेज है उसका प्रेजेंटेशन यूजिंग नॉलेज ऑफ हिस्ट्री फॉर दिस पर्पज़, तो किस पर्पज़ के लिए हिस्ट्री का नॉलेज ज़रूरी है ये हमने यहाँ पे जाना। टू एनहांस द प्रोफेशनल स्किल ऑफ द पीपल एंड टू डेवलप इंडस्ट्रियल कमर्शियल फील्ड, तो मतलब जो भी स्किलफुल पीपल है ना, प्रोफेशनल ऐसे पीपल हैं उनकी जो स्किल है उसे एनहांस करना, उसे बढ़ावा देना। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसे बढ़ाने के लिए, उसके बाद कमर्शियल फील्ड जो है उसकी डेवलपमेंट के लिए हिस्ट्री ज़रूरी होती है। टू कैरी आउट प्रेपरेटरी वर्क एंड प्लान फॉर इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पे जो भी प्रिपरेटरी ऐसा वर्क होता है मतलब पहले ही प्रिपरेशन करके रखना, प्लान करके रखना और उसके बारे में प्लान और उसके बाद इफ़ेक्टिव ऐसा इम्प्लीमेंटेशन जिसके बारे में हमने जाना, वो किस लिए ऑफ हेरिटेज प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा, तो हेरिटेज प्रोजेक्ट जो है उसके लिए। इट इज़ इसेंशियल टू अवॉइड vandalism of historic and public places and to ensure that they are preserved for the benefit of the future generation, तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वैंडलाइजिंग मीन्स टू डैमेज और टू स्पॉइल, तो हिस्टोरिकल और पब्लिक ऐसे जो प्लेसेस हैं उसे डैमेज ना होने देना, ये उसे स्पॉइल ना होने देना है ना, तो स्पॉइल से और डैमेज से बचाना बहुत ही ज़रूरी है किसको, हिस्टोरिक एंड पब्लिक प्लेसेस को, एंड एंश्योर दैट दे आर प्रिजर्व फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, तो फ्यूचर जनरेशन के बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए उसे प्रिजर्व करना चाहिए, ये हमने यहाँ पे जाना है। ओके, आई होप दैट you all have understood this lesson